उसके तरीक़ाकार को, यानी कि असेंबली किस तरीके से चलाना है, क्या कुछ रूल्स होंगे, उसको लेकर के हतमी शक्ल देने के लिए जो कमेटी तश्कील दी है उसमें पीडीपी को शामिल नहीं किया गया और ना ही सज्जाद गनी लोन कश्मीर के किसी दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदे उसमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने बिजनेस रूल्स और तरीक़ाकार के मुसव्वदे को डॉक्यूमेंट को हतमी शक्ल देने के लिए नौ रुकन कमेटी तश्कील दी है। कमेटी के अंदर 9 लोग शामिल हैं और इसके चेयरमैन खुद असेंबली स्पीकर हैं। कमेटी के तश्कील का फैसला असेंबली ज़ाब्ते के तहत लिया गया है और कमेटी में हुकूमती इत्तेहाद के 7 और बीजेपी के 2 रुकन असेंबली शामिल हैं, यानी कि CPIM से यूसुफ तारिगामी और कांग्रेस से भी MLAs होंगे और उसके साथ साथ NC से बाकी 2 बीजेपी के हैं। PDP या दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या JKM या किसी भी दूसरी पार्टी के कोई भी इसमें है ही नहीं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल हैं, हसनैन मसूदी हैं, सैफुल्ला मीर हैं, CPIM के यूसुफ तारिगामी हैं, कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट, जबकि बीजेपी के पवन कुमार गुप्ता और रणबीर सिंह पठानिया शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत को हिमायत दे रहे आजाद उम्मीदवार मुजफ्फर इकबाल खान को भी कमेटी में जगह मिली है। कमेटी को आइंदा बजट इजलास से पहले असेंबली के बिजनेस रूल्स और प्रोसीजर के मुसव्वदों को तैयार करना होगा, डॉक्यूमेंट को तैयार करना होगा। फिलहाल इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे जानना जरूरी है। इलाकाई पार्टियों को क्या इस बिजनेस रूल में शामिल क्या नहीं जाना चाहिए था, या फिर क्या इलाकाई पार्टियों के MLAs इस लायक नहीं थे कि उन्हें इसमें शामिल किया जाए, और PDP के जो 3 MLA हैं क्या वो इस लायक नहीं है कि वो इस कमेटी में शामिल होते, या फिर कहीं न कहीं हुकूमत को यह मालूम है कि इन पार्टियों की जानिब से असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी हुकूमत को लगातार घेरने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि उन्हें इन तमाम तर चीज़ों से बाहर रखा गया, यानी कि खस कम जहां पाक, यानी अगर कोई शख्स होगा ही नहीं इस कमेटी में तो किसी तरह का कोई झगड़ा या किसी तरह का तनाज़ा खड़ा ही नहीं होगा। लेकिन तनाज़ा तो होना है, क्योंकि जाहिर है कि PDP या दीगर पार्टियों के किसी भी शख्स को, MLA को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सवाल यह बनता है कि PDP, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के अगर कोई चीज बना रही है तो PDP, कांग्रेस और CPIM की बात समझ में आती है, वो एक सुर में एक ताल में बोलेंगे। लेकिन बीजेपी साथ है तो इसका क्या मतलब कि क्या सेंटर और स्टेट की जो हुकूमत है वो दोनों साथ मिलकर के हुकूमत के कामकाज को जो देख रहे हैं, बाकी क्या दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है, या फिर कोई और इसके बीच में कोई ऐसी शिक मौजूद है, कोई ऐसा रास्ता मौजूद है जो आमतौर पे आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी बारीकियां हैं इस खबर की, इन तमाम तर चीजों की, और ये जानने की भी गुंजाइश की जाएगी कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से बिजनेस रूल बनाने वाली कमेटी में दूसरी किसी भी पार्टी को शामिल नहीं किया गया। बीजेपी के लिए आखिर NC काफी ज्यादा प्यारी है और बीजेपी के MLA इसमें शामिल हो सकते हैं, तो PDP के क्यों नहीं हो सकते। उसके साथ साथ अभी तक चूंकि MHA की जानिब से, होम मिनिस्ट्री की जानिब से किसी रूल पर अब तक कोई भी रूल नहीं बनाया गया है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। तो आखिर ये रूल किस बुनियाद पर बनेंगे और किस पैटर्न पर बनेंगे, रूल्स कैसे तय होंगे, किस बुनियाद पर तय होंगे, बाकी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, वो रूल्स क्या वो मानेंगे, क्योंकि आपने रूल बनाए हैं तो जाहिर है कि वो आपको ही क्यों फॉलो करेंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इस रूल को क्यों बनाएगी, दूसरे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं होंगे, क्या LG इंतजामिया इस रूल को मानेगी, क्या वो इसमें शामिल हैं, हालांकि नाम तो नहीं है, और क्या आपने ये मान लिया है कि यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, क्योंकि अब तक रूल्स नहीं बनाए गए हैं और आप एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि असेंबली को कैसे चलाना है, उसको किसको कितना पावर देना है, किस तरह के अहकामात होंगे, वो सारी चीजें तय होंगी। उसके साथ ये भी है कि अब PDP या दूसरी पार्टियों का रोल क्या होगा। PDP को रूल्स में अगर बांध दिया जाए तो क्या PDP उसे मानेगी, यानी अगर ये कमेटी नए रूल लेकर के आती है, नई चीजें लेकर के आती है, तो क्या PDP या उस जैसी हमनवा जमात जो कि असेंबली में मौजूद है क्या उसे मानेगी, और असेंबली में जो कुछ हुआ है क्या उसके बाद उस पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि इंजीनियर रशीद के भाई
की जानिब से हंगामा आराई हुई थी, वहीदुर रहमान परा की जानिब से लगातार हंगामा आराई हुई थी, तो क्या उस पर लगाम लगाने की तैयारी है या फिर इस तरह की किसी भी दूसरे एमएलए को बोलने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि आप पहले से ही नए रूल लेकर के आएंगे? पीडीपी भले ही परफॉर्म नहीं कर पाई हो, लेकिन पीडीपी पिछली बार सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी थी। क्या पीडीपी का खौफ है इस सियासी जमात को, बरसरे इक़्तिदार जमात को? और क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर बिजनेस रूल एमएचए की जानिब से फिक्स हुए तो क्या इस चीज़ की कोई अहमियत रह जाएगी? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या कोई मुद्दा खड़ा नहीं होगा इसके बाद, ये गारंटी कौन देगा? तो फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गौर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी एक को कहते हैं कि ये मनमानी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की चीज़ें की जा रही है, हमारे पास इसका कोई हमारे पास पावर नहीं है या हमारे लिए कोई भी हमारी तरफ से ये काम नहीं किया गया है बल्कि दूसरे लोगों की कारस्तानी है, तो फिर आपकी ये कारस्तानी क्यों? क्योंकि आपको क्यों मानेंगे लोग? आप रूल बनाने वाले होते कौन है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों जानिब से गेस्ट हैं, मेहमान हैं। शेख सबा पीडीपी के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड वेलकम। शेख सबा, सीधा मैं आपकी तरफ आता हूं पहले और उसके बाद इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले जो कमेटी तश्कील दी जा रही है, बनाई जा रही है, जिसमें कांग्रेस है, सीपीआईएम है और बीजेपी है, लेकिन पीडीपी नहीं है। जी देखिए, हमें लगता है ये तो जानबूझ के किया जा रहा है ना कि पीडीपी को इन सब चीजों से दूर रखा जाए ताकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मनमानियां हैं वो करते रहें। और हम ये हमेशा देखते आए हुए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे अगर कल का बयान भी देखा जाए सलमान सागर जी का, तो जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारे बदतरीन दुश्मन खड़े थे एक प्रोटेस्ट में आगा रूहुल्लाह के साथ, तो उनकी लैंग्वेज से, उनकी बातों से सीधे समझ आता है कि वो पीडीपी को नहीं चाहते हैं कि वो पार्ट रहे इस कमेटी का, और वो नहीं चाहते हैं कि पीडीपी बिजनेस रूल्स बनाने में मदद कर सके। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी हंगामा आराई हुई थी असेंबली में, असेंबली के बाहर, और हुकूमत को घेरने की या फिर रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की गई थी पीडीपी की जानिब से, यही वजह है कि पीडीपी को साइडलाइन रखा गया? जी बिल्कुल, क्योंकि पीडीपी चाहती है कि देखिए, एनसी को बहुत भारी मैंडेट मिला है 41 सीट्स से, तो पीडीपी चाहती है कि सरकार रिस्पॉन्सिबल बने, सरकार लोगों के काम करे, जो उन्होंने अपने मंशूर में लिखा था उन सब चीजों को पूरा करे। आज की डेट में अगर देखा जाए, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, अंधेरा है, जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं, मैं भी अंधेरे में ही बैठी हूँ। तो ये समझने की जरूरत है कि पीडीपी एक स्ट्रांग अपोजिशन है जो सरकार पे प्रेशर बनाए रखी है कि वो अपने काम करे, वो लोगों के लिए काम करे, लोगों को रियायत दे, आशाइश दे। बिल्कुल। अबरार हमीद साहब भी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। अबरार साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी जो कमेटी तश्कील दी गई जिसमें 9 लोग हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से, सीपीआईएम से और एनसी के, लेकिन पीडीपी के नहीं है। देखिए सर, जो हमने कमेटी जो हमने तश्कील की है उसमें अगर देखेंगे आप, जो मतलब बीजेपी जो है वो आपकी मेजर अपोजिशन पार्टी है, उनके पास 28 सीटें हैं। और फिर रही बात कांग्रेस की, उनके पास भी अच्छे खासे नंबर्स है। तो हमने तो सब कोई एक साथ चला के रखा है। रही बात पीडीपी की, इनका तो खास कुछ है नहीं, 3 एमएलएज है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका जरूरी था कि इनको कमेटी में रखने का। आपको नहीं लगता कि इनके 3 एमएलए हैं असेंबली के अंदर जिन्होंने आवाम की आवाज उठाई है? पीडीपी को दूर रखा हुआ है। हम उन चीजों को डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा, ये जो बिजनेस रूल्स है ऑलरेडी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तो ऑलरेडी मोटा मोटा करके नहीं कि मतलब बिजनेस रूल्स किस टाइप के होंगे, लेकिन अब जो हमने ये कमेटी तश्कील की है, हम चाहते हैं कि मतलब जो सरकार है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी वाबस्तगी हमसे जुड़ी हुई है, लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी स्मूथली चले।
हम चाहते हैं कि एलजी साहब के साथ हम मतलब एक ही पेज पे हो, एलजी साहब और हमारे बीच में कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो, सो दैट लोगों को नुकसान ना हो। हाँ, लेकिन सवाल ये बन रहा है अबरार साहब कि आपने कहा कि जो लोग अपोजिशन में स्ट्रॉन्ग होल्ड पे हैं, पोजीशन पे हैं, उन्हें हमने रखा है। सीपीआईएम भले ही आपके साथ हो, कांग्रेस भले ही आपके साथ हो, सीपीआईएम के पास कितने एमएलए? एक है, उनको आपने यूसुफ तारिगामी को शामिल कर लिया, कांग्रेस से आपने ले लिया, तो ये तो दोनों आपके ही आदमी हुए। तो आप ये कहिए कि फिर हमारे ही लोग होंगे, हम ही रूल्स तय करेंगे, हम ही जज होंगे, हम ही गवाह होंगे और हमारी ही अदालत चलेगी। हमने तो वैसा कहा आपने नहीं। कहा असेंबली में जो रूल्स होंगे जिसको सबको मानना पड़ेगा, आजाद उम्मीदवारों को भी और पीडीपी के लीडरों को भी। सर कांग्रेस हमारे गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस ने हमें एक्सटर्नल सपोर्ट दिया हुआ है, हमारी अपनी सरकार है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सीपीआईएम का भी सपोर्ट है। फिर अगर हम पीडीपी का भी देखेंगे, फिर सजाद लोन का भी एक एमएलए है, फिर रशीद साहब की जो पार्टी है उनका भी एक एमएलए है। आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उनका पार्ट नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ मिलके इलेक्शन लड़ा है एनसी ने, और कुछ जम्मू कश्मीर में सीटें बांटी गई, उस बिना पे इलेक्शन लड़ा गया, और आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्ट नहीं है इनकी सरकार का। सर कांग्रेस अगर की आप देखेंगे, इनके पास इतना भारी मैंडेट है। सर अगर आप देखेंगे जो हमने सरकार बनाई जिसमें उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, आप उस स्ट्रक्चर में देखिए कांग्रेस कहाँ पे है। कांग्रेस हमारी गवर्नमेंट को एक्सटर्नल सपोर्ट दे रही है। उन्होंने क्लियरली मना कर लिया गवर्नमेंट का पार्ट बनने से। सर आप देख लीजिए, हम मतलब जो शामिल कर रहे हैं सीपीएम का एक जो एमएलए है वो आपकी कमेटी का पार्ट है, लेकिन पीडीपी नहीं, क्योंकि पीडीपी एक स्ट्रांग अपोजिशन है जिनके पास माना की सीटें, उसके बावजूद सीपीआईएम बनाए हुए रखी है। मैडम मैं आपको याद दिला दूं, जिस इंडिया अलायंस की आप बात कर रही है, आपने उस इंडिया अलायंस की धज्जियां उड़ाई जब आपने जो इंडिया अलायंस में मैंडेट्स डन हो गए थे, आपने उसके अगेंस्ट महबूबा जी को इलेक्शन में उतारा। अबरार साहब बिल्कुल ठीक है। आप शेख सभा का बिल्कुल जवाब दीजिए। शेख सभा का बिल्कुल आप जवाब दीजिए, मुकम्मल टाइम मिलेगा। लेकिन अबरार साहब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। पीडीपी ने आपको कहा था कि हम बिला शर्त हम आपके साथ हैं, इंडिया इत्तेहाद के साथ हैं, हमें कुछ भी, कोई भी पोस्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल हम सिर्फ बीजेपी को यहां से रोकना चाहते हैं और इसको जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई चाहते हैं, बगैर किसी शर्त के आपके साथ आ रही थी वो। जी, तो फिर इंडिया अलायंस में क्या डिसाइड हुआ? आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। नहीं, हमने उनको बिल्कुल भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। इंडिया अलायंस में डिसाइड हुआ। देखिए सर ठीक है। शेख साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। अबरार साहब से पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। शेख अबरार साहब दीजिए, या तो इनको बोलिए। नहीं बोलिए अबरार साहब, बोलिए, आप बात मुकम्मल करिए। सर जब पीएचईडी फॉर्म हुआ तो उसके तुरंत बाद ही डीडीसी इलेक्शंस हुए। ठीक है। तो जैसे ही डीडीसी इलेक्शंस हुए तो मैडम ने कहा, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा, जो इससे पहले जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, जिनके पास जितनी सीटें थी उस पे डिसाइड किया जाए कि डीडीसी को किनको मैंडेट देना है। ठीक है। तो उसके बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होने थे, जब ये वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन होने थे, हमने उनको कहा जो लास्ट के जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं उसी पैरामीटर पे हम मैंडेट सेट करेंगे। और जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होगी दिल्ली में, महबूबा जी को क्लियरली बोला गया था ये जो साउथ कश्मीर की सीट है, तीनों सीटें इनफैक्ट नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएंगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। महबूबा मुफ्ती ने इंडिया अलायंस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। इंडिया अलायंस ने प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट नहीं है। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो? आपको लोगों ने 2014 में मैंडेट दिया, आपने लोगों को कहा हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और आपने लोगों का जो मैंडेट है वो बीजेपी के गोद में थमा दिया। हाँ, लेकिन एनसी के ऊपर भी ये इल्जाम है कि 2014 की अगर आप बात करें, 2014 में आपने हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि एक अंदरूनी तौर पे, खुफिया तौर पे एक नई पार्टी जन्म लेने लगी और कहीं ना कहीं ओवरटेक एनसी कर रही थी। सर आप किस नई पार्टी की बात कर रहे हैं? नई पार्टी मतलब बहुत सारे एमएलए बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार थे और लीड एनसी ही कर रही थी, ऐसे इल्जाम है। सर
इल्जाम तो बहुत लगते हैं सर। इल्जाम, आप रियलिटी की बात कीजिए, आप उस सिचुएशन की बात कीजिए जो यहाँ के लोगों के साथ हुआ। इल्जाम तो फिर बहुत कुछ लगते हैं। अगर हम इल्जामों के साथ ही रहेंगे फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है सर। आप ये बताइए 2014 में बीजेपी के साथ किसने सरकार बनाई? सर बीजेपी के साथ सरकार बनाना कोई गुनाह है क्या, अगर उन्होंने बना भी लिया तो? हम तो मानते ही नहीं है कि गुनाह है, लेकिन 2014 में इन्होंने। ठीक है शेख साहब, मैं आपकी तरफ मुकम्मल आता हूं, अबरार साहब से सुन लेते हैं, उसके बाद में आता हूं। इनका एजेंडा ऑफ अलायंस क्या था जो इन्होंने इंडिया अलायंस के साथ इंडिया के साथ अलायंस किया था? कांग्रेस के साथ जो इनका अलायंस हुआ है वो किस एजेंडे पे हुई है? आज तक वो वाजे नहीं हुआ। ठीक है शेख अबरार साहब, जवाब दीजिए इसका कि आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सर गोल पोस्ट चेंज करने से कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है। हमने इस बारी सर इनको आप टाइम दीजिए। ठीक है शेख साहब, मैं मुकम्मल तौर से आपको टाइम दूंगा, मैं वादा करता हूं आपको मुकम्मल टाइम दूंगा। शेख साहब इनकी हर इनकी बात का जवाब आप दीजिएगा। अबरार साहब बात मुकम्मल कर लीजिए, मैं शेख साहब की तरफ आता हूं। सर हमने जो यही चुनाव लड़ा, हमने जो ये चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन का चुनाव लड़ा या फिर असेंबली का चुनाव लड़ा, हमने लोगों के साथ जो वादे किए हैं और लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, लोगों ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, लोगों ने हमें 5 महीने और 6 महीने के लिए मैंडेट नहीं दिया है। और रही बात बीजेपी के साथ जाने की, हमने इलेक्शन कैंपेनिंग की, उसमें हमने अपने लोगों को क्लियरली बोला चाहे कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। जब 2014 में ये लोगों के पास गए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन एक हो जाए, आसमान एक हो जाए, हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद देखते हैं ये लोग की मतलब इतने डेस्परेट थे वो लोग ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हालांकि आपकी भी तारीख रही है, उस तारीख पे मैं वापस आऊंगा। शेख साहब मैं आपकी तरफ जाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि इस बिजनेस रूल्स के तहत ऐसे रूल बनते हैं जो कहीं ना कहीं फाइनल ड्राफ्ट में आपको वो पसंद नहीं आते हैं, या एक रूल से बांध दिया जाता है असेंबली की कार्रवाई को या उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिलसिले में, तो क्या आप मानेंगे उसे? देखिए अगर रूल सबके लिए अच्छे हुए तो हमें मानने में कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वही रूल्स लोगों की हित में ना हुए या एमएलएस को काम करने से रोक रहे हो तो यकीनन हम उसके अगेंस्ट ही बात करेंगे, उस पे हम इनसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता हूं। अगर मान लीजिए ऐसे रूल आए जहां पे आपको लगता है कि आवाम के हित में ये बात नहीं हो सकती असेंबली में, या फिर आपको उन रूल्स में बांध दिया जाए जहां पे आप खुल करके बात नहीं कर सकते उन तमाम तर मसलों पे जिस पे आप बात करना चाहती हैं, क्या करेंगे? जैसे कि 370 पे बात करना चाहते हैं, जिसपे उमर साहब ने जो रेजोल्यूशन लाया है, इनकी पार्टी की तरफ से जो रेजोल्यूशन आया है जो हमें आज तक पता नहीं है उसमें क्या मांगा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम खुल के बात करें। इनफैक्ट जितने भी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं वो सब उस पे खुल के बात करें, उस पे एक राय बने ताकि लोगों के लिए आसानी हो। बिल्कुल, हमारे एक खास मेहमान रजनी सेठी साहबा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनी जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले मैं अबरार साहब की तरफ आऊंगा। जिस तरीके की चीजें अभी कह रही थी शेख साहबा और उनकी बातें आपने सुनी होंगी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानूंगा कि अगर आपने ऐसे ये जो कमेटी तश्कील दी है, बनाई है, अगर क्या ये इसलिए बनाई गई है ताकि पीडीपी या इस तरह की जो हमनवा जमात है उन्हें खामोश किया जा सके और असेंबली में भले ही वो गैर कानूनी हो लेकिन उस तरह की जो कार्रवाइयां इससे पहले हमने कार्रवाई के दौरान देखा था, असेंबली सेशन के दौरान देखा था, उस तरह की आवाज को दबाना है ये मकसद? सर देखिए, हमें कोई हक नहीं है ना हमें उतनी पावर है कि हम किसी को दबा सके। पीडीपी को जो है, पीडीपी को लोगों ने जो इससे पहले जो चुनाव हुए, पीडीपी को लोगों ने एक मैंडेट दिया है, ठीक है, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसमें क्लियरली आपको समझ आएगा कि लोगों ने किन पे भरोसा किया है। और मैं ये आपके चैनल के जरिए से अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सरकार है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं, ये अवाम की सरकार है। हम वही रूल्स तश्कील करेंगे जिसकी वजह से हमारे लोगों को मदद हो। हमारे लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारे लोगों ने इन 10 साल जो 370 हटाया गया, वही रूल बनाइए अबरार साहब, वही रूल बनाइए जो अवाम के फायदे के लिए हो। लेकिन अभी जो सभा कह रही थी
कि अभी तक तो आपका रेजोल्यूशन जो पास हुआ है जो आपकी काबीना की तरफ से, वो भी क्लियर नहीं है कि आप 370 भी बोल रहे हैं या फिर आपका कुछ स्पेशल स्टेटस की बात है। क्या कहना चाह रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा अभी तक। सर स्पेशल स्टेटस में सब कुछ आता है सर, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए सर। जो इन्होंने ठीक है शेख साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शेख साहब, पार्टी के खिलाफ सीएम रेजिडेंस के शेख बाहर साहब, लोग मैंने आपकी तरफ से आवाज उठाई है, बिल्कुल मैंने आपकी तरफ से सवाल उठा दिया उन तक, अब जवाब ले लेते। अबरार साहब, हमारा स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस क्या था, जम्मू कश्मीर में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस क्या था। जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस 370 था, 35 था, लेकिन सवाल ये बनता है कि स्पेशल स्टेटस के तहत 371 और 371 ए भी आता है जो कि अलग अलग स्टेट में अभी भी लागू है। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, वही तो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं लोग। हमने जो अपने लोगों के साथ जो वादा किया है, हम उस चीज से वादा बंद है। हम 370 और 35 ए की जो लड़ाई है वो हमेशा के लिए जारी रखेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको फुल स्टॉप लगाऊंगा। आता हूं मैं अबरार साहब आपकी तरफ। रजनी सेठी साहबा, मैं आपकी तरफ सीधा आता हूं और मैंने स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से ले भी लिया। मैं आपसे सीधा समझूंगा, जिस तरीके से अभी असेंबली के अंदर एक बिजनेस रूल्स बनाने के लिए कमेटी बनाई गई जिसमें 2 आपके एमएलएज होंगे, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्या ये हुकूमत और अपोजिशन एक साथ मिलकर के काम करने का एक रूल बनाया जा रहा है, या फिर बीजेपी को पहले से ही पता है कि हमें एनसी को कैसे चलाना है? देखिए, आप बात कर रहे हैं बिजनेस रूल्स की। अभी तक पिछले 3 महीने, मुझे लगता है 2.5 महीने हो गए सरकार को बने हुए, और सरकार बनने के बाद इन्होंने लगातार एक राग अलापा था कि बिजनेस रूल नहीं दे रही केंद्र सरकार, और इनके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि बिजनेस रूल्स केंद्र ने नहीं देना, ये हम लोगों ने खुद ही बनाना है, और हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग एलजी के पास सारी डिटेल्स भेजनी पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने 2.5 महीने बाद लिया है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले दिनों में बजट सेशन होने जा रहा है, और बजट सेशन में बिजनेस रूल्स के बगैर ये लोग काम नहीं कर सकते। इन्होंने कोई एहसान नहीं किया बीजेपी के 2 एमएलएस को लेकर। बीजेपी एक नंबर 1 पार्टी है पूरे जम्मू कश्मीर में, वोट शेयर के अकॉर्डिंग भी 26% वोट उन्होंने लिया है। 2 एमएलएस को अगर उन्होंने अपनी एक कमेटी में लिया है तो मुझे लगता है कि वो हमारा राइट बनता भी है, और बिजनेस रूल्स के जो इन्होंने दायरे फिक्स करने हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम आने वाले दिनों में कर भी पाएगी सरकार। मेरा सवाल इनसे एक है, एनसी से, कि 2.5 महीने हो गए इनकी सरकार को बने हुए, आज ये बिजनेस रूल्स बनाने लगे हैं, आज तक क्यों नहीं? 2.5 महीने बाद इनको बिजनेस रूल्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी? इन्होंने फर्स्ट असेंबली सेशन मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में शायद कश्मीर में हुआ था, उसके बाद बिजनेस रूल्स क्यों नहीं बनाए? जो इतना हो हल्ला ये लोग मचा रहे थे और अपनी जनता में जाकर बोल रहे थे कि हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि केंद्र हमें बिजनेस रूल्स नहीं दे रहा। पहले इस बात पे क्लियरिटी दे कि क्या ये जनता को गुमराह कर रहे थे कि बिजनेस रूल्स इन्होंने ही बनाने थे, बट ये केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए थे। अभी मेरे भाई एनसी के कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस इन लोगों को चाहिए है, मगर इनके मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 370 से हमें कोई लेना देना नहीं फिलहाल, क्योंकि जिस पार्टी ने 370 को खत्म किया उनसे हम मांगने का राइट नहीं रखते। पहले मुझे ये क्लैरिटी चाहिए कि आप 370 वापस मांग रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस जो 371 आपने खुद मेंशन किया कि एक स्पेशल स्टेटस स्टेट को चाहिए है, उसकी बात कर रहे हैं। 370 के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन दे दी है कि 370 वापस नहीं आएगा, तो ये फिर से क्या लॉलीपॉप देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इनके मैनिफेस्टो में फर्स्ट पॉइंट 370 था, बट इन्होंने मैनिफेस्टो के फर्स्ट पॉइंट को ही डाइवर्ट कर दिया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें स्टेटहुड चाहिए है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर ने क्लियर बोला था कि स्टेटहुड सही समय पर दिया जाएगा। एनसी खुद कंफ्यूज है, एनसी के खुद अंदर लड़ाई लगी हुई है, इनके एमपी खुद इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। ये दिखने को दिख रहा है कि एनसी आज खुद फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, ये बता नहीं पा रही कि जम्मू कश्मीर में इनका रोड मैप क्या है। बिल्कुल, अबरार साहब जवाब लेंगे आपसे कि अभी बिजनेस रूल 2-2.5 महीने के बाद बनाने की नौबत क्यों है आखिर? क्या आपने मान लिया है कि अब स्टेटहुड भी नहीं मिलेगा, जो भी है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना लो, पावर हासिल कर लो? सर आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ वादा किया है कि वो स्टेटहुड मतलब बहाल करेंगे, वो स्टेटहुड वापस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट की भी जो है क्लियर गाइडलाइन है कि आप स्टेटहुड यहाँ का रेस्टोर कीजिए। लेकिन सर मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है वो हमें बीच में स्टेटहुड नहीं देगी। ये हमसे आपने छीना है, आपने एक फुल फ्लेड्ज्ड स्टेट को यूटी में बनाया है, कन्वर्ट किया है। हमने तो अभी तक ये सुना था कि यूटी को अपग्रेड करते हैं स्टेट में, लेकिन आपने तो एक फुल फ्लेज्ड स्टेट को आपने यूटी में कन्वर्ट किया। और जहां तक ये बात कर रही थी कि आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो तो खुद कंफ्यूज है। उमर साहब ने ये कभी नहीं कहा कि हम 370 पे नहीं लड़ेंगे। उमर साहब ने ये कहा, जब ये जिस इंटरव्यू की वो बात कर रही है, उमर साहब ने ये कहा अभी हमारा जो फोकस है, अभी जो हमारी जो सरकार है, हमने यूटी में इलेक्शन लड़ा है। उमर साहब ने ये कहा है कि मैं यूटी में अभी काम करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ के लोगों की जो बहबूदी है, यहाँ के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, यहाँ के लोगों की जो काम है वो मैं अंजाम दे सकूं। जो मैंडेट उनको मिला है वो यूटी के चीफ मिनिस्टर के लिए मिला है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम स्टेट के लिए नहीं फाइट करेंगे, हम 370 के लिए फाइट नहीं करेंगे। और लेट आई बी वेरी क्लियर अबाउट इट, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्पेशल स्टेटस है उसका ये कतई मतलब नहीं है कि 371 ऑन 35A का, ये जो हमारा क्लियर स्टैंड है 370 एंड 35A। ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर 2.5 महीने के बाद नौबत क्यों आई? क्या आपने मान लिया है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा अभी? सर स्टेटहुड क्यों नहीं मिलेगा सर? सर यूटी का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पूरा आपने पढ़ा होगा, मुझे यकीन है। मैं आपसे समझूंगा कि अगर उसी रूल को फॉलो करते हुए आप रूल बनाने जा रहे हैं, बिजनेस रूल्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि अब इसी रूल के तहत हमें जो कुछ करना है उसी रूल के तहत करना है, और जो भी पावर मिल रहा है बटोर लेते हैं। रजनी साहिबा, आपकी तरफ आता हूं जब तक हमारी टीम दोबारा अपने मेहमान को जोड़ लेगी। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके ठीक है बिजनेस रूल में आपका हक था, बल्कि 2 क्या 4 भी होना चाहिए, उसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत को यह कदम पहले उठाना चाहिए था? जी बिल्कुल पहले उठाना चाहिए था। इन्होंने लोगों को गुमराह किया, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया। और आज तक इनके प्रवक्ता जितने भी पैनल में डिस्कशन में बैठते थे वो एक ही डिस्कशन लेके बैठते थे कि बिजनेस रूल नहीं दिया जा रहा, हमें अपने पावर्स का पता नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे। मतलब कहीं ना कहीं ये लोगों को गुमराह कर रहे थे। और इनके एमएलए ओपनली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बोल रहे थे कि मार्च के महीने में स्टेटहुड दिया जा रहा है, मार्च तक शांत रहिए। मेरा एनसी के भाई से ये सवाल है कि आपने मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स दिए थे, पहला पॉइंट तो आपका 370 था, ठीक है, मान लिया कि आप कह रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है जिनका लक्ष्य 370 को खत्म करना था, मगर आपने बहुत से वादे लोगों के साथ किए थे। पिछले 2.5 महीने में एक भी वादा आप पूरा नहीं कर पाए हैं। चाहे वो 200 यूनिट बिजली की बात करूं, चाहे 10 सिलेंडर देने की बात करूं, चाहे फ्री राशन देने की बात करूं, किसी भी वादे को वो पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो बेसिक वादे हैं मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। इस चीज को मैं रजनी जी आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि ठीक है, अगर जिस तरीके की चीजें आपने कहा कि एमएचए की जानिब से बिजनेस रूल्स आएंगे और हुकूमत बार बार बोल भी रही थी, ये बात सच है। मैं आपसे ये समझूंगा कि अभी तक एमएचए की फाइनल मोहर लगी कहां है कि पावर किसके पास कितनी रहेगी। अब तक जो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसी के तहत चीजें चलेंगी, तो अभी फाइनल मोहर तो नहीं लगी है, ये कैसे पता चलेगा फिर? देखिए, पहले इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये यूटी के तहत सरकार चला रहे हैं। ये अभी तक कंफ्यूज थे कि शायद और हफ्ते 10 दिन में हमें स्टेट मिलने जा रही है, हम स्टेट के तहत काम करेंगे, जबकि एलजी साहब ने बताया था कि आप यूटी के मुख्यमंत्री हैं, यूटी के मुख्यमंत्री के नाते काम करना शुरू कर दीजिए। इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था, ये आज उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमें जो मैनिफेस्टो में पॉइंट्स हैं वो स्टेट बनने के बाद पूरे करने वाले पॉइंट्स हैं, जबकि इनको पता था कि ये यूटी के तहत मुख्यमंत्री बने हैं और यूटी के मुख्यमंत्री के कितने पावर्स हैं वही ये पूरे कर सकते थे। अगर बिजनेस रूल्स की आज इन्होंने कमेटी बनाई है, 9 मेंबर्स की शायद कमेटी बनी है, इससे पहले ये 1.5 महीना पहले भी ये कमेटी बना सकते थे। हाँ, लेकिन आपने मजबूर कर दिया उनको ये कमेटी बनाने के लिए, यही वजह है कि वो बना रहे हैं। देखिए, मजबूर करने वाली कोई बात नहीं है, ये चुनाव ही यूटी के तहत हुआ है मेरे भाई। इससे किसी को इनकार नहीं कि चुनाव किस बुनियाद पर हुआ है, लेकिन ये भी तो आपकी तरफ से कहा गया था ना कि स्टेटहुड जल्द बहाल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। सवाल ये है कि अब जबकि लेट हो रहा है, बट कहीं भी टाइम फिक्स नहीं किया गया था कि स्टेटहुड कब दिया जाएगा।
देखिए स्टेटहुड छीनने रजनी के जी, लिए आप बात जिम्मेवार पूरी कर यही लीजिएगा, लोग हैं। बात पूरी कर लीजिएगा, मैं सवाल को मुकम्मल कर लूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि डिले हो रहा है तो इनको भी पता है कि आवाम के काम ये कर नहीं पा रहे हैं, जो आपने अभी कहा था, और अगर इसी तरीके से इंतजार में बैठे रहे जनवरी फरवरी मार्च का, ये लोगों को वादा दिलाते रहे तो लोग ऊब जाएंगे, यानी इनका सीधा सीधा नुकसान होगा। और इस वक्त अभी फिलहाल वो वक्त नहीं आया है जिसका गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जब वो अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो स्टेटहुड बहाल कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे यही समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई एनसी घिर चुकी है, मजबूर हो चुकी है कि अब उनको फॉरेन बिजनेस रूल लेकर के वो इसको यूटी के तहत चलाए? जी देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ, जब इन्होंने सरकार बनाई थी इनको पता थी कि ये यूटी के तहत मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ ये डिले प्रोसेस कर रहे थे कि शायद आज नहीं तो कल स्टेटहुड की पावर्स इनको मिल जाएंगी, इनको जो प्रोटोकॉल है, इनकी जो कैबिनेट है, कहीं ना कहीं उनका विस्तार होगा और ये अपनी पावर्स को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से उसका एंजॉयमेंट कर सकेंगे। अब इनको पता है कि ये यूटी के तहत इनको काम करना पड़ेगा और आने वाले फरवरी के महीने में शायद बजट सेशन भी होने जा रहा है, उसके तहत इनको काम करना पड़ेगा। मैं वही बात कर रही हूँ कि एनसी ने जब सरकार बनाई है, एनसी की सरकार के तहत यहाँ यूटी ही थी और यूटी के तहत इन्होंने मैनिफेस्टो गठित किया था और मैनिफेस्टो में जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं आज तक ये मुकम्मल नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके मैनिफेस्टो का कोई रोड मैप है ही नहीं। 370 के ऊपर इनको पता थी कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर बैठी है, 200 बिजली यूनिट का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है, इनको पता है कि बिजली की कटौती लगातार हो रही है। जम्मू तो छोड़िए, कश्मीर में लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं और बिजली की कटौती लगातार चल रही है और जिसको ये कह रहे हैं कि आने वाले मार्च से हम उसको शायद सही कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक लॉलीपॉप लोगों को दिया इलेक्शन प्रोसेस में जिसका रोड मैप इनके पास नहीं था। और यहाँ की स्टेटहुड जाने का जो मेन कारण है कहीं ना कहीं एनसी ही है, जिनके कारण यहाँ की स्थिति वैसी बनी जम्मू कश्मीर की और केंद्र को मजबूर होना पड़ा कि यहाँ का शासन उनको अपने हाथ में लेना पड़ा और एनसी को एक साइड पर रखना पड़ा। ये ठीक है कि चुनाव में एनसी जीती है और इनका मेजॉरिटी में सीट्स आई हैं, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सब कुछ देखेगा। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत मेहनत की है केंद्र ने एक स्मूथ सिचुएशन बनाने के लिए, पत्थरबाजी खत्म करने के लिए, लोगों में अमन शांति बहाली के लिए, तो उसके लिए सही समय आने पर ही स्टेटहुड दिया जाएगा। तो क्या यही वजह है कि अभी तक लगाम सेंटर ने अपने हाथ में रखे हुए है? बिल्कुल, कुछ स्टेट्स ऐसी सेंसिटिव स्टेट्स होती हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हमारे पड़ोसी देश लगातार इस इन्फिल्ट्रेशन की तैयारी में रहते हैं, यहाँ पर उथल पुथल मचाने की तैयारी में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी निगरानी में जम्मू कश्मीर को रखना चाहता है ताकि फिर से वो हालात 1990 वाले ना हो जाए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ विस्थापन हुआ, जो यहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहे थे या हत्याएं हो रही थी, वो सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो, इसलिए केंद्र ने अपने हाथ में पूरा। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का क्या होगा? स्टेटहुड तो आपको देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, हम देने के हक में भी हैं। जनता की आवाज है कि स्टेटहुड दी जाए, बट सही समय सही सिचुएशंस को, एजेंसीज की रिपोर्ट्स को देखते हुए, और एनसी का मुझे लगता है कि अभी तक 2.5 महीने में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई कि पॉजिटिव इन्होंने पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए कोई काम किया है। जब ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में जाएंगी तो केंद्र सरकार बिल्कुल स्टेटहुड देगी भी। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये बिजनेस रूल बना रहे हैं और इससे पहले भी एलजी वर्सेस सीएम, आमतौर पे ये तय हो गया था कि क्या किसके पास कितनी पावर रहेगी। ये आमतौर पे एक मोटी मोटी बातें सबको पता चल गई थी। आपको लगता है कि फिलहाल यही चलने देना चाहिए और अभी वो टाइम नहीं आया जिसकी वजह से जो लोगों की मांग है, डिमांड है, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि यूटी दिया जाए, तो आप वो टाइम नहीं आया, नंबर 1। और दूसरी चीज कि अगर जो चीजें आप कह रही हैं उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं जम्मू कश्मीर की, बड़ी मेहनत की अगर सेंटर ने तो। जी देखिए, स्टेटहुड हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। इस टाइम हमारी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर में अमन शांति है, आतंकवाद को खत्म करना है, नौजवानों के हाथ में किताबों को देना, लैपटॉप देना है, जिसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। एनसी का जो 2.5 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट है कहीं ना कहीं लोगों के हित में नहीं है। लोगों के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया कि लोग कहें कि एनसी की सरकार बनने के बाद हमारे कोई काम होने शुरू हुए हैं। मैंने एक एग्जांपल दी है आपको कि 200 यूनिट बिजली की बात तो छोड़िए, वो तो फ्री की बिजली है, बट जो हमारी अपनी बिजली है वो भी अभी मुहैया नहीं हो रही। लोग बिजली कटौती से दुखी है। मुख्यमंत्री जी वादा करते हैं जगह जगह जाकर,
इनके मंत्री अलग अलग जगह पर विजिट कर रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके काम होंगे, मगर इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जनता को सेटिस्फाइड कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि एलजी साहब अपने काम तो बखूबी निभा रहे हैं और एलजी साहब चाहते भी हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर काम करें, और उमर अब्दुल्ला जी भी एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं केंद्र के साथ मिलकर ही मुझे काम करना है, मगर रोड मैप बनाने की इनको जरूरत है और लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। एनसी तो कह रही है रजनी जी, एनसी तो कह रही है कि हमें पावर दिया ही नहीं गया है, सारा का सारा पावर उधर है और हम खुल करके काम नहीं कर पा रहे। बीजेपी अपने हाथ में कंट्रोल रखी हुई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं कि ये एक र्यूमर है कि हमें पावर नहीं दी गई, हमारे पास सारी पावर्स है। इनके मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है एक इंटरव्यू में बैठे थे, ओपन इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि एक अफवाह है कि भाई मुझे पावर्स नहीं है, जबकि ट्रांसफर्स मैं कर रहा हूं, मेरे पास सारी पावर्स है, एक मुख्यमंत्री का जो राइट है वो मैं पूरा फॉलो कर रहा हूं। तो ये एक र्यूमर है कि इनके पास पावर्स नहीं है, इनके पास सारी पावर्स है। जो लोगों के हित के लिए ये काम करना चाहते हैं, अगर इनका मंसूबा है काम करने का, अगर ये सिर्फ स्टेटहुड की तरफ ना भागकर अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट्स को फॉलो करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कुछ चीजें मैं आपसे और जान लेने की कोशिश करूंगा ताकि ये मैसेज लोगों तक साफ पहुंच जाए। जिस तरीके से हुकूमत कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, और अभी फिलहाल जो कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर बिजनेस रूल्स तय होंगे, तो क्या ये बिजनेस रूल्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को फॉलो करके होगा या फिर नए सिरे से अगर एनसी ने ऐसे रूल बनाए जो कि आपके मैनिफेस्टो से मैच नहीं करता, फिर क्या करेंगे आप? पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मान लीजिए ये कमेटी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इन्होंने बिजनेस रूल्स जो बनाए हैं, अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यूटी के तहत इन्होंने आने वाले दिनों में काम करना है, पहली बात। दूसरी बात, एलजी साहब की पूरी इंटरफेरेंस है, एलजी साहब के पास सारा डिटेल्स जाएंगी, उसके बाद मोहर लगेगी, तो उसके बाद ये लोग अपनी कमेटी को फाइनलाइज कर पाएंगे या जो इनके पावर्स हैं उनको फाइनलाइज कर पाएंगे। रही बात हमारे मैनिफेस्टो की या एनसी के मैनिफेस्टो की, मुझे लगता है बीजेपी का मैनिफेस्टो जो था वो राष्ट्रवाद वाला मैनिफेस्टो था, लोगों की चिंता को दूर करने वाला मैनिफेस्टो था। अगर उन पॉइंट्स को ये दरकिनार करके फिर से राष्ट्र विरोधी बातें करेंगे या पत्थरबाजों को छोड़ने की बातें करेंगे या हाईवेज पर हैरासमेंट ना हो ऐसी कोई बात करेंगे, तो केंद्र सरकार इनको सहयोग नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर लोगों की चिंता करते हुए लोगों की बातें करेंगे, लोगों के वेलफेयर की बातें करेंगे, तो केंद्र सरकार इनका पूरा सहयोग करेगा। मुझे लगता है कि एलजी साहब उसी लाइन पर काम कर रहे हैं और उन्होंने क्लियर स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मुख्यमंत्री जी को पूरा सहयोग मिलेगा अगर वो लोगों की हित की बात करते हुए अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हम उस चीज का भी इंतजार कर लेंगे। अब एक खास टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं रजनी जी, और मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को गौर से देखें क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत बड़े हैं और लोग काफी दिनों से उन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और आज तो हद ये हो गई कि लाठी चार्ज भी हुआ। मैं सीधा एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो आपकी नजर में होगा, कटरा के हवाले से। फिलहाल मैं आपको यह समझने की कोशिश करूंगा जो कटरा में इस वक्त चल रहा है प्रोटेस्ट, उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन लगातार ये मसला बढ़ता ही जा रहा है और उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। देखिए, हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं, जनता जो चाहेगी वही होगा। मुझे लगता है कि ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चीजें हम लोगों को करनी पड़ती हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए अलग से प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, मगर जो जम्मू कश्मीर की जनता हम लोगों से अपेक्षा करती है, खासतौर से भाजपा से, उसी को फॉलो करते हुए जो भी डिसीजन होगा आने वाले दिनों में वही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके की ठीक है बातचीत के जरिए उस मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल लोगों की जो नाराजगी है, देखिए कमेटी अपनी तरफ से बेहतर ही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों के मसाइल हैं वो अभी भी अधर में लटके हुए हैं। हजारों लोग हैं जिनके रोजगार छिनने का डर है, तो इसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ करते? क्योंकि आपसे काफी ज्यादा उम्मीद है, हुकूमत से ज्यादा आपसे उम्मीद है वहां पे। बिल्कुल, आपने सही बात की कि क्योंकि हम मेन पार्टी है पूरे जम्मू कश्मीर में, 26% के करीब हम लोग वोट ले बैठे हैं यहाँ पर, और लोगों की अपेक्षाएं हमसे होनी भी चाहिए, क्योंकि एनसी और कांग्रेस की सरकारों का रोल उन्होंने देखा है, किस तरीके से उन्होंने जनता के साथ लूट मचाई थी पिछले सरकारों में।
तो मुझे लगता है कि भाजपा से जो उनको उम्मीद है, भाजपा उनकी उम्मीद पर खरा उतरेगी, जो वो भाजपा से चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार या एलजी साहब उसको पूरा मद्देनजर रखते हुए ऐसा डिसीजन ही हमारे बीच में लाएंगे। तो ये सारी चीजें जिस तरीके की हम देख रहे हैं, पता नहीं लोगों के मसाइल कब हल होंगे, वो तो लोगों को ही पता होगा, लेकिन फिलहाल जो रवैया दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मसला हल होने वाला नहीं है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं, उन पे आप लाठीचार्ज करवा दे रही हैं। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है कि लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए जनता पर। लोगों का राइट है अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने का, लोग अपनी बात सड़कों पर रख सकते हैं, बट एक पीसफुल मैनर में। अगर पीसफुल मैनर में हुआ है तो उन पे लाठीचार्ज करना की हम निंदा करते हैं। एलजी साहब को बिल्कुल निवेदन करना चाहेंगे कि इस इशू को इमीडिएट प्रोसेस में देखें, कैसे इस इशू को सॉल्व करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एलजी साहब और मुख्यमंत्री जी इस सारे मसले को देख रहे हैं। तो किस तरीके से जम्मू की जनता को सेटिस्फाइड किया जाए, तो वो उनका मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी एलजी साहब की इस समय वही होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरफ हम आएंगे, लेकिन पहले इस खबर की डिटेल कर लेते हैं आज जो कुछ हुआ है, और उसके बारे में हम रजनी जी से पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि मैंने पहले भी कहा और लोगों को वाकई उम्मीदें भी है। कटरा में आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जरिए 72 घंटों का एहतजाज दर्ज किया गया, और कटरा और यात्रा मार्ग के दुकानदार, कारोबारियों, पिट्ठू, पालकी और घोड़ा वालों के साथ सभी ऑटो ड्राइवर्स भी इस स्ट्राइक में शामिल हुए। बता दें कि यह हड़ताल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जरिए यात्रा मार्ग से भवन तक गंडोला प्रोजेक्ट के खिलाफ है, और इससे पहले भी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने इसकी मुखालिफत की थी, जिसके बाद से जिला इंतजामिया के जरिए रोपवे का काम रोक तो दिया गया था, लेकिन जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ कई दौर की मीटिंग के बाद भी इस मुद्दे पर इत्तेफाक नहीं हुआ। गौरतलब यह है कि इससे पहले भी बड़े पैमाने पर रोपवे प्रोजेक्ट की मुखालिफत में एहतजाज किया गया। एक बार पहले भी कटरा बंद की कॉल दी गई थी, जिसका असर पूरे शहर में देखने को मिला, और इस मुद्दे पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का फायदा वो लोग ले पाएंगे जो कि माता के दर्शन करने के लिए आएंगे, लेकिन अपनी हेल्थ के चलते माता के दर्शन नहीं कर पाते। यही वजह कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए बनाया जा रहा है, और इससे ज्यादा फायदा बुजुर्ग, माजूर और बच्चों को होगा। इस गंडोला प्रोजेक्ट के तहत ही श्रद्धालु 6 मिनट में कटरा से भवन तक का रास्ता तय कर पाएंगे, और इसमें अभी पैदल 6 से 7 घंटे का वक्त लगता था, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा दुश्वार था। उधर दूसरी ओर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का कहना है कि इस यात्रा मार्ग पर मुकामी दुकानदार, कारोबारी, दुकान से जुड़े हुए लोग, पिट्ठू, पालकी, घोड़ा और दीगर ऐसे सवारी वाले लोग जिनके काम पे काफी बुरा असर पड़ेगा। साथ ही उनका तर्क ये भी है कि कटरा से लेकर के भवन तक कई पड़ाव हैं, जहां पे माथा टेकते हुए श्रद्धालु भवन तक पहुंचते हैं, और अगर गंडोला लग जाता है तो अकीदतमंद इन सब मकामात पर दर्शन नहीं कर पाएंगे, और उनकी बिजनेस पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो ये एहतजाज है रजनी जी, मैं चाहूंगा कि वक्त कम है, इस वजह से मैं इसके रिलेटेड जितनी भी बाइट्स हैं वो अभी फिलहाल के लिए टाल दूं, और मैं आपसे सीधा बातचीत करूं क्योंकि वक्त कीमती है। मैं आपसे ये समझूंगा कि ये 72 घंटे की कॉल, इससे पहले भी दी गई थी कॉल, तो मसले हल नहीं हो पा रहे। कहां पे आपको लग रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को मिनटों में हल नहीं कर सकती? एक तरफ आप एनसी से कहते हैं कि आप छोटे मोटे मसले 1 मिनट में आप हल कर सकते थे। मेडिकल रिजर्वेशन वाली जब बात आई थी उसमें आप उनको बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन एक मुद्दा जो काफी बड़ा है और बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हल हुआ। आप गंडोला की बात कर रहे हैं, कटरा? हाँ, गंडोला की बात कर रहा हूं कि एक तरफ आप गंडोला का मुद्दा इतना बड़ा और इतने दिनों से चल रहा है, हल नहीं कर पा रही हैं, दूसरी तरफ आप एनसी को घेरती हैं कि वो रिजर्वेशन वाले मामले पे वो एक सीधा सीधा मसले को हल कर सकते थे, लेकिन सीएम 6 महीने का वक्त लेते हैं, टाल रहे हैं, लेट कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी लेट हो रही है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से कोई लेट नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते टाइम लोगों की रिएक्शन या रिजेंटमेंट देखने को मिलती है। सभी की इच्छाएं हैं कि भाई वहां पर रोजगार खत्म ना हो, कहीं ना कहीं जो पालकी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उनके रोजगार पे कोई आंच ना आए, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये समय लग रहा है। मगर आप समझ सकते हैं कि इसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते टाइम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों देखने को मिलते हैं। अगर गंडोला की शुरुआत होती है तो उन यात्रियों को सहूलियत मिलेगी जो कहीं ना कहीं 6-7 घंटे के सफर पालकी में नहीं कर पाता,
जो ओल्ड एज में है, दर्शन करने का इच्छुक है मगर नहीं पहुंच पाता, अगर इस वे से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि गंडोला उनके लिए बेनिफिटेड है। तो अगर नेगेटिव साइड को देखा जाए तो मुझे लगता है कि लोगों का रोजगार छिनेगा, बिजनेस क्लास को नुकसान होगा, तो ये भी देखने वाला इशू है। एक सेंसिटिव इशू है जिसको आप समझेंगे कि हफ्ते 10 दिन में सॉल्व होगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसको हर चीज को देखकर एलजी साहब को इस पर डिसीजन लेने की जरूरत है कि जनता की भी उम्मीदें खरी उतरे, और जो यात्री हैं जो दूर दूर प्रदेशों से आते हैं जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, वो भी कहीं हताश होकर ना जाए। तो मुझे लगता है कि समय देना चाहिए एलजी साहब को, ताकि वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके और लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतर सके। बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड पे उतरते हैं और ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर मसला कहाँ अटका हुआ है। अगर इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन सोच रखती है और लोगों के फायदे के लिए बात भी कर रही है, काम भी कर रही है, तो मसला कहाँ अटका हुआ है। ख्वाहिश हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आपसे ये समझेंगे कि लगातार ये गंडोला प्रोजेक्ट की वजह से एहतजाज चल रहा है और अब 72 घंटे की कॉल दी गई है माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की वजह से। प्रॉब्लम कहाँ है, मामला कहाँ रुका हुआ है? जी देखिए, अगर हम बात करें सीधा सीधा यहाँ पर जो ये गंडोला है, ये इसको सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत जो है वो पिट्ठू वाले और पोनी वाले कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर हम बुजुर्गों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, सबसे ज्यादा यही लोगों को जो है वो लेके जाते हैं। बाकी पैदल चलने वाले तो चल लेते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए पिट्ठू हो जाता है, उसके अलावा पोनी वाले हो जाते हैं, खच्चर वाले हो जाते हैं, उनके साथ भी कई बार महिलाएं बैठ जाती हैं, बुजुर्ग बैठ जाते हैं, तो वो यात्रा हो जाती है। ऐसे में उनको ये लग रहा है कि अगर जो जैसे श्राइन बोर्ड भी इसका हवाला दे रही है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो बहुत ज्यादा नहीं इतना 6-7 घंटे चल सकते पोनी में या फिर इस तरह से, तो वो लोगों को आसानी होगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई बुजुर्ग जाएगा तो उसके परिजन जो है वो भी उसके साथ ही गंडोले में जाएंगे, क्योंकि वो अपने बुजुर्ग को 6-7 घंटे के लिए ऊपर सांझी छत में जहाँ तो ये खत्म होगा वहां पर तो छोड़ नहीं सकते। तो एक ये भी बात है, लेकिन एक कंसर्न यहाँ पर ये भी है, अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो लगातार यात्रा में इजाफा हुआ है। चाहे ट्रेन से डायरेक्ट कटरा पहुंचना हो, उससे भी यात्रा बढ़ी है। और अभी जिस तरह से जम्मू एयरपोर्ट से सीधा जो चॉपर की सर्विस है, हालांकि ये बहुत वीवीआईपी लोग ही है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा संपन्न है वो इस सर्विस को ले रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रेनों की फ्रिक्वेंट जो कटरा की जो एक हम कह सकते हैं पहुंचने की एक इस समय पूरी स्थिति है, तो उसको देखते यात्रा बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल बात करें, चाहे वो ताराकोट जो ट्रैक बना था उसके लिए तो विरोध हुआ था, बारीदार जो है वो कटरा के उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था कि आप एक नया रूट बना रहे हैं, हमारा यात्रा खत्म हो गई, तो उस पर कुछ खास असर नहीं हुआ, लोग नए रूट की तरफ बहुत कम डाइवर्ट हुए, पुराने रूट पर भी चल रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे गंडोला लगता है, अभी एक चीज समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा यात्रा हो जाती है खासतौर पर पीक टाइम पे, तो गंडोला लगता भी है तो अगर ये देखा जाए कि नाराजगी बनती है तो उसमें कैबिन कितने होंगे और कितने ही लोग सफर कर पाएंगे। आपकी बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जो कि सामान्य वर्ग के नीचे है या सामान्य वर्ग का है, तो वो पैदल ही जाएगा। और सबके लिए अवेलेबिलिटी भी, क्योंकि अभी के समय हम देखें जिस तरह से जो वहाँ पर बैटरी कार चलती है उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है, वो लोगों को बहुत बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत समय पहले उसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। कुछ ऐसी स्थिति गंडोले की भी होने वाली है, वो ऑनलाइन मोस्ट प्रॉब्लली ऑनलाइन ही बुकिंग पर चलेगा शायद, जहाँ पर नजर आ रही है। तो बड़ी सारी दुनिया जो है जो यात्रा बढ़ भी रही है, तो वो यात्रा कुछ वहां से चली जाएगी, कुछ वहां से चली जाएगी। लेकिन ओवरऑल अभी जिस तरह से ये पूरा मसला बना हुआ है, श्राइन बोर्ड अड़ा है कि गंडोला लगाना ही लगाना है, लेकिन जिस तरह से पोनी वाले हैं या फिर खच्चर वाले हैं या पालकी वाले हैं, ये जो चल रहा है दोनों में नाराजगी, मैं आपसे एक चीज खास तौर पे जानना चाहूंगा, फिर मैं अपने मेहमान की तरफ आऊंगा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सीईओ जो है अंशुल गर्ग, जहां तक मैं रिकॉल सही से अगर कर पा रहा हूँ तो अंशुल गर्ग बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और काफी ज्यादा फायदे के लिए काम भी करते रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी मनोज सिन्हा काफी ज्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं और इस तरह की चीजों में खास तौर पे उनकी बहुत तवज्जो रहती है। एक लंबा काफी ज्यादा खिंचता चला जा रहा है मामला, पॉइंट कहां पे अटका हुआ है जो दोनों के दरमियान बातचीत पे या बातचीत के टेबल पे बन नहीं पा रही है? जो संघर्ष कर रहे लोग हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं हम गंडोला नहीं लगने देंगे। साफ तौर पे यहाँ पर सीधा वही बात है कि वो कह रहे हैं हमने लगने नहीं देना है। सरकार अगर बात करे तो किस तरह से बात करेगी? सरकार की मंशा है गंडोला प्रोजेक्ट लगाने की, तो यहाँ पर गंडोला प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं कि नहीं लगने देंगे। तो नहीं लगने अगर देंगे तो फिर तो ये बात बढ़ेगी। और अगर बात अगर होती भी है, सहमति बनती भी है, तो ये हो सकता है मुमकिन कि अगर हम बात देखें
कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में जो कैबिन्स हैं वो ना लगाए जाएं, कम लगाए जाएं, ताकि ज्यादा लोग उसको उस तरफ शिफ्ट ही ना हो पाए। ये भी हो सकता है। फिर जो गंडोले का साइज है, कैबिन साइज, उस पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भवन बिल्कुल, से तो यही वजह है कि बात नहीं बन पा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ख्वाहिश करता हूं मालूमात के लिए। आखिरी एक चंद शब्दों में आपसे जानने की कोशिश करूंगा रजनी जी, क्या लगता है ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, दोनों तरफ अपनी अपनी जगह पे राइट है और उनकी भी प्रॉब्लम है। क्या उम्मीद कर सकते हैं लोगों की तरफ से, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो? देखिए, लोगों को भी समझने की जरूरत है कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है या प्रोजेक्ट आपके जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, उसको एक नेगेटिव साइड ना देखकर लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा। कुछ बुजुर्ग हैं, अभी आने वाले